हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स प्लस ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट की। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने आईसीआई फंडामेंटल के थर्ड फंडामेंटल्स और कंसेप्ट की बात करी थी। आज की वीडियो में हम कुछ आगे के कंसेप्ट्स की बात करेंगे जो कि हमारे बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये बताता है बिजनेसमैन और एक बिजनेस दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। बेसिकली बिजनेस जो है, बिजनेस आप एक नाम बन जाता है, एक फर्म एक नाम बन जाता है। फर्म अपने नाम से एक लैंड खरीद सकती है, फर्म अपने नाम से एक लोन ले सकता है। आपने सुना होगा कैपिटल जो है हमें लायबिलिटीज में शो करना पड़ता है। बिकॉज क्यों कैपिटल, कई लोग कहते हैं लायबिलिटी क्यों है भाई, बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो तो लायबिलिटीज है। बिकॉज मान लीजिए मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया, अब मुझे वापस भी देना है उसको इंटरेस्ट के साथ। ऐसी बिजनेस में आप एज अ ओनर, एज अ इन्वेस्टर आप पैसा लगाते हैं, पैसा आपने लगा दिया, अब कुछ समय बाद बिजनेस आपको उस पैसे पे और पैसा बना करके वापस देता है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट बनाता है, उस पर प्रॉफिट बना देता है, उसका नाम हम एज अ प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के लिए तो वो एक लायबिलिटी है ना, इसलिए एक बिजनेस अपने लिए एक लैंड भी खरीद सकता है, एक फर्म अपने लिए लैंड खरीद सकती है, एक एसेट खरीद सकती है और पैसा बढ़ा करके आपको दे रही है, ठीक है। तो जो बिजनेस है, ये बिजनेसमैन दोनों ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली बिजनेस में मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की ही चीजें देखी जाती हैं। अगर हम बात करें कि स्ट्राइक की, बिजनेस में स्ट्राइक हो रही है, हमें इन चीजों का रिकॉर्ड नहीं रखना। भाई स्ट्राइक हो गई, ठीक है, भाई ओनर की और एम्प्लॉय की कोई आपस में डिस्प्यूट है, इन बातों में कोई स्ट्राइक चल रही है, इट डजेंट मैटर, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। हमें एक्चुअल में अकाउंटिंग में किन बातों का याद रखना है? हमें अकाउंटिंग में कैश बेसिस बातों का याद रखना है, मनी बेसिस की बातों का याद रखना है, ठीक है। और होने वाली तमाम बातें और इधर उधर की बातें, हमें इन सब से चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें खाली मनी मेजरमेंट की चीजें ही लेके चलनी है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। यस, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब मान लेते हैं हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस हमारा चल रहा है, ठीक है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है कि हम कितना पैसा लगा चुके हैं, हमें इससे मतलब नहीं है हमारा कितना खर्चा हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे ही चीजों को चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे तो क्या होगा? क्या हम कभी ये निकाल पाएंगे कि जितना पैसा हमने निकाल चुके हैं बिजनेस के लिए, उसमें हम प्रॉफिट में है या फिर लॉस में ही है? हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या फिर अगर लॉस हो रहा है तो हमें कितना लॉस हो चुका? इसको निकालने के लिए हम प्रॉपर एक पीरियड डिनोट करेंगे विच इज कॉल्ड टू बी एक अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और ये अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होगा? इट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। हम एक फाइनेंशियल ईयर किसको कंसीडर करते हैं? हम फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की जो डेट होती है, ये फाइनेंशियल ईयर की होती है, ठीक है। इस पूरे पीरियड के बाद हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हम उसको एंड कर देते हैं। हमारी बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो जाती हैं। आफ्टर 31 हम ये जान पाते हैं कि हमें इस पूरे ईयर में क्या फायदा हुआ है और क्या ही नुकसान रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कोई भी कंसेप्ट अगर हम जान रहे हैं तो एक पीरियड डिनोट करना है कि भाई हमें इस काम को इस पीरियड तक करेंगे, उसके बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस में होता है। बिजनेस में आप तय कर लेते हैं ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहां से ये काम स्टार्ट हुआ, यहां पर एंड हुआ, अब रिजल्ट आ जाएगा कि अब हमारे पास हम कितने प्रॉफिट में और कितने लॉस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। यस, बेसिकली मान लीजिए हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, उस बिजनेस में हमने बात करी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हुई, ठीक है, एक गुड खरीदी मैंने 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब आज वो गुड में ले आया, वो गुड लाने के बाद अगले साल उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? डेप्रिसिएशन के हर मेथड से अगर मैं हर साल अलग अलग तरीके से करूं तो क्या वो चीज सही रहेगी कि भाई इस साल तो मैं इस चीज को बना लेता हूं, ठीक है, कि इस साल तो मैंने ये मेथड लगा दिया इस कॉस्ट पे, ये इतने रुपए कॉस्ट आ गई, अगले साल ये वाला टिक लगा देता हूं, तो क्या इस तरीके से ऐसा निकाल पाऊंगा मैं गुड्स की वैल्यू? नहीं। हमें हमेशा एक ही कंसेप्ट को लेके चलना है, या तो अलग कंसेप्ट लेके चलेंगे
तो फिर उसको आगे तक कंटिन्यू रखें, नहीं तो हमें ऐसे फ्रीक्वेंटली चीज़ों को नहीं चेंज करना, एक कंसेप्ट को रखेंगे और उसको पर्टिकुलरली जितना टाइम पीरियड हमारा वो मशीनरी का है, ठीक है, तो उससे उसी को डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 लाख रुपए की मशीन है, उसको हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, हम 1 लाख रुपए से डेप्रिशिएट कह रहे हैं कि हर साल वो 10% पे गिरेगी, तो यानी फर्स्ट ईयर में कितने डेप पे जाएगी, 1 लाख की है तो बेसिकली 10,000 की, यानी 90,000 रुपए की। अगले साल सेम वैल्यू पे अगर हम करते तो अगले साल भी 10,000 पे डाउन जाएगी, यानी कि फिर वो 80,000 की रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम रन करेंगे डेप्रिसिएशन को, सेम मेथड को लगाएंगे तो हमारे को एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर हम डिफरेंट वे से, डिफरेंट टाइप से अगर हम मेथड का यूज करेंगे तो हमारे को रिजल्ट जो है हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम डुअल एक्सेप्ट कंसेप्ट। बेसिकली डुअल एक्सेप्ट कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है, डुअल से समझ आ रहे हो, डबल। अब बात कर लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, ठीक है, तो हमारे लिए तो ये एक्सपेंस हो गया, हमारा खर्चा हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनकी क्या हो गई, उनकी इनकम हो गई, ठीक है, मेरे लिए क्या हो गया, डेबिट, और उनके लिए क्रेडिट, ठीक है। तो ये डुअल एंट्री कंसेप्ट है, ठीक है, डबल एंट्री है, ठीक है। तो इसके इसी की तरह और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मैं लीजिए मैंने फीस ले ली, ठीक है, तो मेरे पास फीस आ गई, आपका एक्सपेंस हो गया, मेरी इनकम हो गई, ठीक है, यू हैव डेबिट, आई हैव क्रेडिट, ठीक है। तो ये तरीके हैं कुछ। इसी तरीके से बात कर लेते हैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट की। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कब होता है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन तब होता है बेसिकली, मान लीजिए एक स्टॉक है, आपके पास स्टॉक है, हमारे पास एक बिजनेस है, हमने 10 लाख रुपए का स्टॉक है, ठीक है, उसमें से किसी ने हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर ली कि हमें ये स्टॉक चाहिए, ठीक है जी, ले लेते हैं। आज की डेट मान लेते हैं, आज की जो भी डेट है मान लेते हैं 1 जनवरी को उन्होंने कहा कि हमारे को ये चीज चाहिए, ठीक है, डेट आ गई, हमने 10 को उनको ऑर्डर दे दिया, हमने उनको 10 तारीख को वहां तक सामान दे दिया, ठीक है। अब देने के बाद पेमेंट आती, 10 तारीख को हमने ऑर्डर दे दिया और पेमेंट आती है 31 जनवरी को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कब हुआ, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हुआ 10 जनवरी को, ठीक है। भाई हमने ओनरशिप ट्रांसफर कब करी, हमने 10 जनवरी को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, हमारी ओनरशिप 10 तारीख तक थी जब तक स्टॉक हमारे पास था, लेकिन 10 तारीख को देते के साथ ही हमारी ओनरशिप वहां से चली गई। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हमारे को 10 तारीख को ही समझना पड़ेगा। इसी तरीके से हम कुछ बात आगे कर लेते हैं, विच इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट से हम क्या समझते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं, मान लीजिए मैं 10 पेन लाया, ठीक है, 10 पेन की 10 की कॉस्ट आई मेरे को 10 रुपए ईच पेन के हिसाब से 100 रुपए, ठीक है, और मैंने 5 पेन सेल कर दिए 10 रुपए की कॉस्ट के हिसाब से नहीं, मैंने सेल करे 12 रुपए ईच पेन के हिसाब से, ठीक है। इट इज कॉल्ड टू बी 60 रुपीज, 60 रुपए के हिसाब से सेल कर दिए। अब आप बताइए 100 रुपए के मैं लाया था, 60 रुपए के मैंने सेल कर दिए, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट है लॉस है, 100 रुपए के मैं लाया 60 रुपए के मैं सेल कर चुका, तो बताइए प्रॉफिट है लॉस है। तो जो लोग लॉस बता रहे हैं इट शुड बी रॉन्ग, वो रॉन्ग है, बिकॉज मैंने सेल कितने करे पेन, 5 ही तो पेन सेल करे मैंने, और कितने रुपए के हिसाब से सेल करें, 12 रुपीज फॉर ईच, 12 पंजे 60 के हिसाब से, 12 5 60, यानी कि 5 पेन में मैंने 5 पेन कितने खरीदे थे, 50 रुपए के, है ना, और कितने के सेल कर दिए, 60 रुपए के। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बात हम किससे क्लियर करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट से। हमें मैच करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर गुड हमने जो सेल किया है वो कितने अमाउंट के हिसाब से सेल किया और कितने रुपए के हिसाब से हमने वो परचेज किया था। आगे बात कर लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के वो किसके अकॉर्डिंगली बनते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली बनते हैं कैश मेमोज के, ठीक है। जब हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है लाइक कैश मेमो, लाइक इनवॉइस, लाइक सेल्स बिल, लाइक पे इन स्लिप, लाइक एग्रीमेंट, ठीक है। जब हमारे पास ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तो भाई हम प्रूव कर पाएंगे कि ये हमारे खर्चे हैं, ये सब चीजें हमारी डॉक्यूमेंटाइज है, ठीक है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के हम रॉन्ग है फुली, ठीक है। मान लो कोई खर्चा कर रहे हो तो पर्टिकुलर उससे एक
रिटर्न डॉक्यूमेंट लेंगे नहीं लेंगे, चाहे वो एक डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो एक ऑफलाइन फॉर्म में हो, ठीक है, एक हार्ड कॉपी हो या फिर एक सॉफ्ट कॉपी हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो यही कुछ बेसिकली टर्म्स हैं जो कि हमें डिनोट करती हैं हमारे कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये स्टार्टिंग के कुछ 3 कंसेप्ट बेसिकली ऐसे थे जो कि हमारे को वर्ल्ड वाइड यूज करने ही करने, और ऐसी बात नहीं है कि ये बाकी के रिमेनिंग 8 इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करे होंगे मैंने, ठीक है। So please like this video, share this video and subscribe the channel Commerce Plus Official. We will be meet for next video. Thank you.